एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे सैम्पलिंग। सैंपल किसे कहते हैं? प्रतिदर्श या न्यायादर्श। इसे प्रतिदर्श भी बोलते हैं और न्यायादर्श भी बोलते हैं। तो ये है क्या? तो कुछ को देखकर या परीक्षा कर सब के बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग मेथड। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग के सभी जो तकनीक होते हैं इसको किस किस प्रकार में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रतिदर्श के चुनाव में रिप्रेजेंटेटिवनेस का रहना अति आवश्यक है। क्यों रहना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा तो सही निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सिर्फ आप थोड़े से को ले लीजिए या ऊपर से निकाल लीजिए कि नीचे से निकाल लीजिए या बीच से निकाल लीजिए। तो लेकिन हम लोग का तो हो वह थोड़ा जो पूरे का हूबहू चित्रण करिए, ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा 1,000 का। अगर हम लोग 1,000 एजुकेटेड लोगों का सैंपल चाहिए तो हम लोग सिर्फ 10 का लेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोगों को कम से कम मिनिमम आप लोगों को 500 100 से 500 के बीच में निकालना होगा, सैंपल लेना होगा। सिर्फ 10 या 5 लेने पे सैंपल का नहीं चित्रण होगा, क्योंकि वह थोड़ा जो पूरे का हूबहू चित्रण करे तो सिर्फ 10 लेने से 1,000 का नहीं हो पाएगा। तो प्रतिदर्श के चुनाव में रिप्रेजेंटेटिवनेस का रहना आवश्यक है, क्योंकि हर किसी को रिप्रेजेंट करना उसमें सैंपल लेना जरूरी होता है। सैंपल अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव हो, इसके लिए सैंपलिंग के चुनाव में कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब सैंपल लेना कैसे, इसके लिए कुछ कुछ विधि का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। साथ ही पॉपुलेशन के प्रकृति एवं स्थिति को देखकर ही अनुरूप व्यवस्था होने वाली विधि का प्रयोग सैंपल्स के सिलेक्शन में किया जाता है। जैसा पॉपुलेशन होता है उसको देखकर, जैसा उसका प्रकृति रहता है उसको देखकर हम लोग सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। व्यापक रूप से सैंपलिंग के सभी तकनीक को दो प्रमुख प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है इसके बारे में। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जैसे इसका नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हर किसी के आने की संभावना रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग द्वारा बनाए गए सैंपल में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने की संभावना होती है, और ये इसका नाम से ही स्पष्ट है। तथा मूल जनसंख्या की सभी विशेषताएं उसके आधार पर चयन किए गए सैंपल में होने की संभावना होती है। यहाँ इसके अंतर्गत आने वाली निम्न विधियों की चर्चा हम संक्षिप्त रूप में गुण दोषों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या है। तो सोशियो साइकोलॉजिकल रिसर्च में, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में सैम्पलिंग के लिए इस मेथड का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ये सर्वश्रेष्ठ भी है, क्योंकि इस मेथड में शोध के किसी भी तरह के बायसेस और प्रेजुडिस की किसी भी प्रकार का पॉसिबिलिटी नहीं है, शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पॉपुलेशन के सभी इकाइयों को हम लोग समान रूप से चयन करते हैं। साथ ही पॉपुलेशन की सभी इकाइयों को समान रूप से सैंपल में शामिल होने का समान अवसर रहता है, जैसे अभी बताएं। कर्लिंगर ने भी कुछ इसी अर्थ में रैंडम सैंपलिंग को डिफाइन किया है कि रैंडम सैंपलिंग वह मेथड है जिसके द्वारा जनसंख्या या समष्टि की प्रत्येक इकाई का चयन किए जाने का समान संयोग रहता है। इसके एक अच्छी परिभाषा गिलफोर्ड ने भी दी है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग जनसंख्या से व्यक्तियों को चुनने का एक ऐसा ढंग है जिसमें जीव पॉपुलेशन के प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने की संभावना बराबर रहती है। दोनों परिभाषा, सैंपल रैंडम सैंपलिंग का परिभाषा से यही स्पष्ट है कि इसमें किसी भी तरह का बैसेज और प्रेजुडिस नहीं रहता है। इसमें सभी का प्रयोग में आना, सभी इकाइयों का आना सम्मिलित होना मतलब इसमें रहता है। इस परिभाषा का कुछ मुख्य विशेषताएं यह है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को सैंपल में सम्मिलित होने की संभावना बराबर रहती है। इंडिपेंडेंस, इसमें एक इसकी दूसरी क्या विशेषता है रैंडम सैंपलिंग की? तो ये इंडिपेंडेंस, ये स्वतंत्र है। सैंपल में जीव संख्या को किसी समुदाय, किसी सदस्य का चयन ना तो दूसरे सदस्य के चयन को प्रभावित करता है, ना ही दूसरे सदस्य के चयन से प्रभावित होता है। रैंडम सैंपलिंग के आधार पर सैंपल का चयन एक कठिन काम है, क्योंकि हर इसमें क्या होता है, इसमें हर एक इकाई का चयन किया जाता है इस मेथड में। फिर भी रैंडम सैंपलिंग द्वारा व्यक्तियों का चयन करने के लिए कुछ खास मेथड्स का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन से मेथड्स को, इसमें हर किसी को तो सम्मिलित किया जाता है,
लेकिन इसमें कोई प्रेजुडिस और बायस भी नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ मेथड्स का यूज़ करके हम लोग रैंडम सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला मेथड क्या है, लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड भी हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि लॉटरी क्या होता है। इसमें एक बॉक्स या एक बैग होता है जिसमें बहुत सारा नंबर को चिट में करके डाल दिया जाता है, जिसका नाम या नंबर आएगा उसको एक एक करके जब तक हमारा वांछित निष्कर्ष, मान लीजिए हमारा 1,000 लोगों का निकालना है, 1,000 लोग का हम लोग सैंपल हम लोग को लेना है, तो 1,00,000 में 1,00,000 का सैंपल लेना है। तो जब तक 1,000 चिट्स बाहर नहीं आएगा तब तक हम लोग उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। 1,00,000 पॉपुलेशन है, उसमें हमारे 1,000 का ही लेना है कि कितने लोग 1,000 शिक्षित हैं या शिक्षित हैं। तो हम लोग उस बॉक्स या थैला जो भी उसमें से 1,000 नाम वाला चिट को बार बार बाहर निकालेंगे जब तक हमारा वांछित नंबर 1,000 पूरा नहीं हो जाता है। तो देखते हैं ये क्या बोलता है। लॉटरी मेथड के अंतर्गत समष्टि की इकाइयों के क्रमांकों के माध्यम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर एक थैले में डाल दिया जाता है और आंखें बंद करके वह थैले को खूब हिलाकर एक एक करके सैंपल को वांछित इकाइयों की संख्या तक निकाली जाती है। जैसा कि अभी बताया, एक डब्बा में सारा डिजिट्स को, सारा नाम को डाल दिया जाता है, फिर शेक कर करके एक एक को निकाला जाता है जब तक वांछित इकाई, जैसे कि भी बताया कि 1,000 अगर वांछित इकाई है तो 1,000 बार हम लोग निकालेंगे। रोटेटिंग ड्रम मेथड, अब ये क्या है देखते हैं। रोटेटिंग ड्रम मेथड के अंतर्गत ड्रम इकाइयों, दहाइयों, सैकड़ा एवं सहस्त्रों की संख्या अंकित होती है। ये संख्याएं 0 से 9 तक रहती है और जब ड्रम पर लगी सुइयों को घुमाया जाता है तब तक उनके घुमाने से इकाई, दहाइयों व सैकड़ों वाली संख्याओं को नोट कर लिया जाता है और यह काम तब तक चलता है जब तक इसमें भी वांछित संख्या पूरी नहीं हो जाए। ट्रिपेट रैंडम सैम्पलिंग, ट्रिपेट ने क्या दिया है, इसमें एक तालिका दी गई है, दी गई संख्याओं में से ऊपर से नीचे और या फिर दाएं से बाईं ओर की संख्याओं को क्रमानुसार आवश्यकता अनुसार दहाई और सैकड़ों के क्रम में लिया जाता है। ग्रिड मेथड क्या होता है, इस मेथड में समस्त अध्ययन क्षेत्र को भौगोलिक आधार पर छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है। इस अध्ययन क्षेत्र के ठीक समरूप एक मानचित्र बनाया जाता है। इस मानचित्र को भी समान आकार के छोटे छोटे ग्रिड वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर मानचित्र के आकार के एक पारदर्शी बोर्ड या यादृच्छिक ढंग से उतनी ही संख्या में छिद्र बना लिए जाते हैं जितने संख्या में सैंपल के लिए इकाइयों को चुनना होता है। मतलब पेपर पे हम लोग उसके लिए स्टेपलर की सहायता से छेद कर लेते हैं और ग्रिड के सामने, मतलब मैप के सामने रख देते हैं और जो उस छेद के सामने, छिद्र के सामने जो जो आता है उसको हम लोग सैंपल के लिए कलेक्ट कर लेते हैं। अब इस छिद्रयुक्त ग्रिड को उस मानचित्र, मतलब यही बता रहा है आगे, अब इस छिद्रयुक्त ग्रिड को उस मानचित्र पर रख देते हैं, जितने जिस छिद्र मानचित्र के जिस भाग में पड़ते हैं उस छिद्र को उतनी इकाइयों से चुन ली जाती है। इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार सैंपल का निर्माण हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक पेपर लेते हैं, उसमें हम लोग स्टेपलर करते हैं और उस पर बहुत सारा छिद्र बन जाता है और उसी छिद्र को हम लोग क्या करते हैं, उस ग्रिड को रख देते हैं हम लोग मानचित्र के ऊपर और जितना भी छिद्र आता है उसी के जो मानचित्र के जिस पोर्शन पे वो छिद्र आया उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस मेथड में फिर इसमें एक मेथड होता है रैंडम नंबर टेबल मेथड। इस मेथड में सबसे पहले संपूर्ण जनसंख्या की सभी इकाइयों को एक सूची बना ली जाती है, फिर किसी रैंडम नंबर टेबल के आधार पर अपेक्षित संख्या में इकाइयों का चयन करके सैंपल का निर्माण किया जाता है। ये तो हुआ इसका मेथड्स। अब इसका कुछ रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स का कुछ कुछ मेरिट भी है और मेरिट रहेगा तो कुछ डिमेरिट भी रहेगा। तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। इसका पहला मेरिट क्या है, ये अपेक्षाकृत रिप्रेजेंटेटिव ढंग का होता है। यह क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ढंग, क्योंकि इसमें सबका सम्मिलित होना संभव होता है, कोई बहस नहीं होता है। सैम्पलिंग का की यह एक अत्यंत ही सरल विधि है, साथ ही इसके द्वारा सैम्पलिंग एरर की जांच भी की जा सकती है। यह विधि हाईली रिलेबल या हाईली वैलिड होता है। कर्लिंगर के अनुसार इस प्रकार सैंपल में पॉपुलेशन के किसी भी यूनिट के चुने जाने की बराबर संभावना रहती है। उसमें आप ये नहीं कि एक को चुन रहे हैं, एक को सेलेक्ट कर, एक को छोड़ रहे, जितना जो जो आ जाएगा सबको हम लोग उसमें बराबर ले लेंगे बिना बहस का, बिना प्रिजुडिस का। इसका इतने मेरिट्स के बाद इसका कुछ कुछ डिमेरिट्स भी है। तो डिमेरिट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, हर प्रकार के पॉपुलेशन का रैंडम सैम्पलिंग संभव नहीं होता है
और मान लीजिए कि हम लोग को किसी विशेष खास कर लेना है, वही इस मेथड में छूट गया, क्योंकि अगर लॉटरी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, लॉटरी में जिसके बारे में अध्ययन करना है वही छूट गया, तो फिर ये इसमें तो एरर आ जाएगा। मान लीजिए कि वो जो एजुकेटेड है सब सारा 1 लाख में 1,000 लोग जो एजुकेटेड है उसका हम लोग को सैंपल निकालना है लॉटरी सिस्टम से, लेकिन खास जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है जिसके पास बहुत ज़्यादा डिग्री क्वालिफिकेशन या मेरिट से, तो वही अगर छूट गया, क्योंकि उसमें तो हम लोग चेक कर करके एक एक निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें किसी एक का छूटना जो बहुत इंटेलिजेंट उसका अगर छूट गया तो उस मेथड में एरर आ जाएगा। कितना भी अगर आप बैसेस नहीं है लेकिन एरर तो आ गया ना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर छूट गया। दूसरा, इसका उपयोग स्कैटर्ड यूनिट पर संभव नहीं है। हेट्रोजेनस ग्रुप के ऊपर भी यह बिल्कुल बेकार है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें गुण तो है, साथ साथ इसके अवगुण भी हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़े, रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो अभी हम लोग इसमें और भी कुछ मेथड्स देखते। प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग सबसे पहले पढ़े रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अभी हम लोग इसका ही एक दूसरा देखते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च में सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक उपयोगी विधि है। स्ट्रैटिफाइड एक ग्रीक वर्ड स्ट्रेटम से बना है, और स्ट्रेटम क्या हुआ, सिंगुलर, और स्ट्रैटिफाइड क्या हुआ, प्लूरल। तो सैंपल को पॉपुलेशन से क्लासिफाई कर लेते हैं। इस प्रणाली के अनुसार शोधकर्ता पूरे पॉपुलेशन को विभिन्न वर्गों में बांट देता है, जिससे प्रत्येक सब ग्रुप पॉपुलेशन को सिर्फ एक ही गुण, यौन, धर्म, आयु आदि को रिप्रेजेंट करे, अर्थात पॉपुलेशन के इकाइयों के कुछ समान लक्ष्य अथवा विशेषताओं के आधार पर सभी इकाइयों को एक वर्ग में रख लेते हैं और इस प्रकार पॉपुलेशन में एकरूपता लाने का प्रयत्न करते हैं। और इसके बाद रैंडम सैम्पलिंग की किसी भी उचित विधि की सहायता से पॉपुलेशन के हर एक विभिन्न वर्ग से उसी अनुपात में यूनिट को चुनते हैं जिस अनुपात में पॉपुलेशन के प्रत्येक स्ट्रैटा की इकाई है। चूँकि इस सैम्पलिंग मेथड में रैंडम सैम्पलिंग मेथड की सहायता ली जाती, इसलिए इसे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में रैंडम सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग करने से इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बढ़ जाती है। इस संबंध में गिलफोर्ड ने लिखा है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज द सैंपल ऑफ ऑपरेट्स विद सब ग्रुप्स ऑफ मोर होमोजेनस इन द लार्ज पॉपुलेशन। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें शोधकर्ता सैंपल में व्यक्तियों का पॉपुलेशन में से चयन उसकी विशेषता के अनुपात में करता है। दूसरा, डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें सैंपल में चुने गए व्यक्तियों की संख्या पॉपुलेशन के स्तर के समानुपात में नहीं होता है। स्ट्रैटिफाइड वेटेड सैंपल। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक खंड में से सैंपल में बराबर संख्या में इकाई ली जाती है, परंतु खंडों के आकार के आधार पर उन इकाइयों को वेटेज दिए जाते हैं। अभी इसका कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी है, वो भी देखते हैं। तो इस मेरिट्स में क्या है, इस प्रणाली में पॉपुलेशन की महत्वपूर्ण इकाइयों को सैंपल में रखा जाता है। दूसरा क्या है, जब इसमें ही देखते हैं कि इस प्रणाली में पॉपुलेशन की महत्वपूर्ण इकाइयों को सैंपल में रखा जाता है, जबकि रैंडम सैम्पलिंग में कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ क्या होती है, छूट भी जाती है। इस पर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। दूसरा, इसमें हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को होमोजेनस स्ट्रा में विभाजित करके सैंपल का निर्माण करना काफ़ी सरल एवं वैज्ञानिक होता है। तीसरा क्या है, डॉक्टर एस.एम. मोहसिन 1984 के शब्दों में स्ट्रैटिफाइड सैंपल छोटी जनसंख्या के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। चौथा, इस विधि में इकाइयों के काफ़ी स्कैटर्ड होने पर भी इकाई से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। पांचवा, यह काफ़ी प्रेसाइज और रिलायबल वैलिड होता है। तो इसका इतने सारे गुण तो हैं, इसके साथ साथ कुछ इसके अवगुण भी है, मतलब लिमिटेशन भी है। वो देखते क्या है, यदि पॉपुलेशन का स्ट्रैटिफाइड ठीक ढंग से नहीं किया गया तो सैंपल उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। दूसरा, इसमें शोधकर्ता के बैच का समावेश होने की शंका बनी रहती है। तीसरा,
इसमें एक कठिनाई यह होती है कि पॉपुलेशन के किस यूनिट को किस स्ट्रेटम में रखा जाए और किस यूनिट में किस स्ट्रेटम में नहीं रखा जाए। जैसे यदि व्यक्ति अगर वकील है और वो चुनाव बन के नेता बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको वकील में रखना है कि नेता में रखना है, ये भी इसको भी सेलेक्ट करना काफ़ी कठिन हो जाता है कि उसको वकील के कैटेगरी में रखे कि उसको नेता के कैटेगरी में रखे। तो इसमें कैसे इसको फिर सेलेक्ट करेंगे कि जो पोस्ट पे वो बहुत ज़्यादा दिन से कार्यरत है या इसमें जिसमें निरंतर वो बना हुआ है, उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। चौथा, इसमें समय, श्रम तथा पैसा काफ़ी व्यय होता है। इस तरह देखते हैं कि अन्य टेक्निक की तरह इस टेक्निक में भी कुछ गुण के साथ दोष भी होता है। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़े और कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।